हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सभी अच्छे हैं? अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं, वर्क कंप्लीट कर रहे हैं ना, और साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा एक बार स्कूल ओपन होने के बाद आपको लर्न करने का टाइम कम मिलेगा, इसलिए घर में राइट करने के साथ साथ आप उसे लर्न भी कीजिए और लर्न करके लिख के भी देखिए, ताकि ये आपको अच्छे से पक्के से याद हो जाए। ओके, आशा कर सकते हो ना ऐसा करोगे आप लोग? वेरी गुड, चलिए करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 कानूनों की समझ के कुछ पॉइंट्स समझा दिए थे, बाकी बचे पॉइंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। आपने ध्यान से सुनना है, अपनी बुक को खोल के रखना है, ताकि आप समझ सके कि कहाँ से किस प्रकार से होंगे। ठीक है, पहले हो गए थे कानून, कानून का शासन, कानूनों के समक्ष समानता, प्राचीन भारत में कानून, राजद्रोह, रोलट एक्ट। अब है कानून निर्माण। तो इसका क्या है, भारत में कानून निर्माण का एकाधिकार भारतीय संसद के पास है। भारत में कानून बनाने का एक ही अधिकार है, और वो अधिकार है संसद के पास। यानी भारत में संसद ही है जो पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करती है, पूरे देश के नागरिकों के लिए कानूनों का निर्माण करती है। वो कौन सी संस्था है? संसद। ठीक है, भारतीय कानून निर्माण करने का एक अधिकार किसके पास है? संसद के पास। उसके बाद आपका आता है घरेलू हिंसा। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा, टीवीज में, मूवीज में, सीरियल वगैरह में, आसपास भी कई लोगों को बातें करते सुनते होंगे। तो क्या होती है घरेलू हिंसा? तो जब परिवार का कोई पुरुष, खास तौर पे पति, नहीं तो हो सकता है पिता हो, भाई हो, कोई भी, जब परिवार का कोई पुरुष वो घर की किसी औरत को, हो सकता है माँ को, हो सकता है पत्नी को, हो सकता है बेटी को, हो सकता है बहन को, के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, या मारपीट अथवा चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। खास तौर पे बेटा देखा जाता है कि पतियों के द्वारा अपनी पत्नियों की घर पर, आजकल तो फिर भी नहीं है, लेकिन पहले समय में ऐसा होता था कि पति जो थे वो पत्नियों को अपने पैरों की जूती समझा करते थे, और उन्हें जरा जरा सी बात पर मार पिटाई किया करते थे, घर से निकाल दिया करते थे। तो ये जो मार पिटाई महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा की जाती है घर के अंदर, भगवान न करे कभी कभार ऐसा भी होता है कि पिता के द्वारा भी बच्चों को या बहनों को इस तरह से मारा जाता है, लेकिन मोस्टली तो पति के द्वारा देखा जाता है कि पत्नियों की मार पिटाई की जाती है। तो वो क्या कहलाती है? घरेलू हिंसा। तो ये घरेलू हिंसा के लिए अब तो कानून बन गए, पहले कानून नहीं था। तो ये घरेलू हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर घरों में होती थी, क्योंकि पुरुष जो थे वो महिलाओं को अपनी दासी समझते थे और अपनी जागीर समझते थे, वो उनके साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकते थे। उनका ये मानना था कि हम इनके मालिक हैं और इनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर सकते हैं, इनको मार पीट सकते हैं, अपनी मनमर्जी से कार्य करवा सकते हैं। लेकिन आखिर एक हद तक ही कोई इंसान जातियों को झेलता है, और उसका अंत भी जरूर आता है, और उन बेड़ियों को तोड़ के इंसान बाहर निकलता है। तो महिलाओं ने भी आखिर एक हद तक ही सहन करना था, और वो भी तंग आ चुकी थी। तो उसके लिए भी कई कानूनों का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? पहले जब पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, तो वो लोग क्या हुआ, 1990 के दशक में महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक कानून के निर्माण की मांग उठाई। 1990 में महिलाओं ने मांग उठाई कि हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार घरों पे होता है, इसके लिए सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए जिससे इन पतियों के ऊपर बंदिश लग सके। ठीक है, 1999 में घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। अब 1990 में उन्होंने मांग की थी, 1999, 9 साल बाद भाई ऐसा एक मटेरियल तैयार हुआ कि भाई कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जाए कि भाई जिससे कोई पुरुष अपनी पत्नी को घर पर बिना बात, मतलब मार पिटाई कर ही ना सके। अब कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई ना कर सके, ये ऐसा मसौदा सा तैयार हुआ, यानी एक मटेरियल तैयार किया गया। विधेयक पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह विधेयक 2002 में संसद के सामने पेश किया गया। अब ये मसौदा यानी विधेयक तैयार हो गया, 1999 में तैयार हुआ था, उसके बाद ये 2002 में संसद के सामने पेश किया गया। कुछ लोग बैठ के नियम कानून बनाते हैं, उसके बाद संसद के आगे भेजते हैं, संसद में उनके ऊपर क्या कहते हैं, परमिशन मिलती है, इजाज़त मिलती है, तब आगे जाके उस कानून का निर्माण होता है। तो एक मटेरियल, एक कच्चा वो तैयार किया गया किस तरीके से एक कानून बनाया जाए, और फिर उसको 2002 में संसद के आगे पेश किया गया। महिला संगठन इस विधेयक के प्रारूप से सहमत नहीं थे।
महिला संगठन जो थे, जो इसका रूप तैयार हुआ था उससे सहमत नहीं थी। वे इस विधेयक में संशोधन करवाना चाहती थी, वह इस विधेयक में, इस कानून में परिवर्तन करवाना चाहती थी। कई महिलाओं और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विधेयक से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। फिर कई महिला संगठनों ने और महिला आयोगों ने जो चेंज करवाने चाहते उससे रिलेटेड कुछ सुझाव जो थे वो संसदीय समिति, जो इस संसद के लिए कानूनों को रिटर्न तैयार रूप से तैयार करती है ना, उस संसदीय समिति को अपने सुझाव भेजे। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। अब 2002 में ये जो समिति थी उसने अपनी सारी सिफारिशें किसको सौंप दी? राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया, राज्यसभा में सौंपा गया, फिर लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट ने महिला संगठनों की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया था। जो कमेटी की संगठन की क्या कहते हैं, रिपोर्ट में महिला संगठनों की अधिकतर मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। 2005 में एक नया कानून पेश किया गया। दोनों सदनों की मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया। 2005 में पेश किया गया, दोनों सदनों ने उसको मंजूर कर दिया। दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। फिर वहां से 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। 2006 में बन के तैयार होके फिर ये कब लागू हुआ? 2006 में। 2005 में बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था 2006 में। तो महिला घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, इसके तहत कोई भी पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो उसके खिलाफ वह अदालत में जा सकती है, रिपोर्ट करा सकती है, केस कर सकती है। ठीक है, तो ये तो थी घरेलू हिंसा। उसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार यानी हिंदुओं के द्वारा उत्तराधिकारी। आपने देखा होगा कि हमारे घर में क्या होता है कि जैसे घर की जो जमीन जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका मालिक कौन होता है? माता पिता के बाद बेटा। ये कहा जाता है कि बेटा जो होगा वो हमारे घर का मालिक है। हमारे मरने के बाद हमारे जमीन जायदाद का जो मालिक कौन बनेगा? बेटा बनेगा। ऐसी मान्यता पहले बहुत चलती आ रही थी कि माता पिता की मृत्यु के बाद बेटा जो था ऑटोमेटिकली उनके घर का, जमीन का, जायदाद का, पैसों का मालिक बन जाता था। बेटी को कुछ नहीं मिलता था, माँ को कुछ नहीं मिलता था। और कई बार बेटे ऐसे भी होते थे जो अपने माँ को, अपनी बहनों को घर से निकाल देते थे, उनके हिस्सा कुछ नहीं देते थे। तो इस संशोधन में भी, इस उत्तराधिकार का जो संशोधन, इसके में भी बदलाव की आवश्यकता थी कि भाई ऐसा ही नहीं है कि बेटा ही उस पिता की अपनी संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में सिर्फ बेटा ही हिस्सेदार हो। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटे, सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए। 2005 में पारित इस अधिनियम के अंतर्गत बेटे, बेटियों और उनकी मां को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। 2005 में ये कानून पास हुआ जिसके तहत जो पिता की या जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसमें बेटा ही नहीं, बेटा, बेटी और माँ तीनों को, बेटा, बेटी और उनकी माँ तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। यानी जो पैतृक संपत्ति है वो बेटा, बेटी और माँ तीनों में बराबर बटेगी पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद आते हैं अलोकप्रिय कानून। ऐसे कानून भी होते हैं जो जनता के द्वारा पसंद नहीं किए जाते लेकिन राष्ट्रहित में बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कानून जो वैधानिक रूप से तो सही नहीं है लेकिन उसे अमल में लाने से जनता के एक बहुत बड़े वर्ग का अहित होने का खतरा होता है। वे ऐसे भी कानून होते हैं जो अमल में तो लाना है देश हित के लिए, लेकिन उससे जनता के एक बहुत बड़े समूह का अहित हो जाता है। तो ऐसे कानूनों को हम क्या कहते हैं? अलोकप्रिय कानून। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नगर पालिका की सीमाओं के अंदर जगह के प्रयोग से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये तो सही है, नगर पालिका ने कह रखा है जो पटरी और जो फुटपाथ होते हैं साइडों पे, सड़कों पे जो फेरी वाले दुकान लगा लेते हैं, पटरियां डाल के दुकान बैठ जाते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि उससे क्या होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए और खुला माहौल बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। नहीं तो एक बात बताइए, सड़क के अगर दोनों तरफ लोग अपने नीचे छोटी छोटी पटरियां टाइप दुकानें डाल के बैठ जाएंगे तो सड़क सकड़ी हो जाएगी और ट्रैफिक को निकलने में दिक्कत होगी। जब ट्रैफिक को निकलने में दिक्कत होगी तो पूरे बाजार में सब जगह ट्रैफिक कंजस्टेड हो जाएगा। तो अगर इस कंजस्शन से बचने के लिए, इस धक्का मुक्की से बचने के लिए अगर सरकार ये कानून बना देती है कि सड़कों के किनारे कोई भी अपनी दुकानें लगा के नहीं बैठेगा, फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगाएगा ताकि पैदल चलने वालों को प्रॉपर रास्ता मिल सके, तो उसमें गलत क्या है?
वो किसके लिए? वो देश की सुरक्षा के लिए, देश में एक कानूनी व्यवस्था सही सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, देश को शहरों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन उस कानून से अहित किसका होगा? अहित उन छोटी दुकान वालों का होता है जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी दुकानें ले सके कहीं ऊंची जगह पे जाके। तो वो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपने छोटा सा कपड़ा बिछाए और अपना सामान लेके बैठ जाते हैं बेचने के लिए, अपना जीवन यापन गुजारने के लिए। तो ये कि बहुत बड़ा तबका होता है जो ये काम करता है। तो इससे इनको मतलब जैसे इस प्रकार के कानून से, नगर पालिका की सीमा का जो ये बना कानून है, इस कानून से इन लोगों को लॉस होता है। तो जनता के बहुत बड़े वर्ग को इस कानून से जो लॉस हो रहा है ना, जरूरी सेवा चीज़ें बहुत सस्ती कीमत पर पहुंचाते हैं पटरी वटरी वाले। तो अब ये इससे क्या होता है, ये कम कीमत पे, क्योंकि इनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, कम कीमत पे सस्ती लोगों को पहुंचाते हैं, लोगों को भी इनसे फ़ायदा है। तो एक जनता के बहुत बड़े वर्ग को इसका लॉस होता है अगर वो सड़क पर पटरी लगाने, दुकान लगाने वालों को हटा देते हैं। लेकिन ये कानून है तो देश के हित में। तो ये कौन सा कानून कहलाएगा? ये अलोकप्रिय कानून कहलाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगी जो आपने अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जो जो मेन पॉइंट मैंने इसमें से निकाले हैं उन्हें आपने डीपली अपने बुक से ढूंढ के पढ़ना है और अच्छे से अपनी बुक को रीड करना है। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।